सेगमेंट में हम बात करेंगे नए मंजूर शुदा आईएमएफ प्रोग्राम की जो 37 माह की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की सूरत में पाकिस्तान को मिला है। माशी माहिरीन इस प्रोग्राम को पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त तरीन आईएमएफ प्रोग्राम करार दे रहे हैं। आईएमएफ पहली बार अपने प्रोग्राम में सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सख्त नजर रख रहा है। पांचों हुकूमतें जिनमें सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों ही शामिल हैं, तमाम अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस में तवाजुन को सख्ती से बरकरार रखेंगी। आईएमएफ की जानिब से एसओईज के बाइस होने वाले खसारे पर भी तशवीश का इजहार किया गया और बढ़ते खसारे को कम करने के लिए हिकमत अमली को मजीद मौसर करने पर जोर दिया गया है। आईएमएफ के मुताबिक 30 जून 2024 के अख्ताम तक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का खसारा 4,585 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें 1 खरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है और जिसमें बड़ा हिस्सा पावर सेक्टर ने डाला है। आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक से कोई भी नया कर्ज लेने से रोक दिया है। आईएमएफ प्रोग्राम के टारगेट्स में सबसे मुश्किल टारगेट एफबीआर की जानिब से टैक्स कलेक्शन का है, जिसका हदफ गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 40% से जायद रखा गया है। आईएमएफ ने एफबीआर को दरपेश बड़े चैलेंजेस से भी आगाह कर दिया है। आईएमएफ के मुताबिक एफबीआर को माली साल 2024-25 में सेमाही के हिसाब से बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखाना होगा, जिसमें पहले सेमाही में 30%, दूसरी सेमाही में 38% और तीसरी सेमाही में 41%, जबकि चौथी सेमाही में 47% से जायद की ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन एफबीआर अब इन माली साल के दौरान पहली सेमाही में भी अपना हदफ पूरा करने में नाकाम रहा है, जो आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस की खुली खिलाफ वर्जी है। पहली सेमाही के दौरान एफबीआर का ग्रोथ रेट तकरीबन 25% रहा है, जो कि 5% हदफ से कम है। अब दूसरी जानिब आईएमएफ पाकिस्तान की मईशत को भी मुस्तहकम करार दे रहा है और आईएमएफ के मुताबिक इस वक्त मौशी इस्लाहात का अहम मौका है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम में सालाना बुनियाद पर 1.9% का इजाफा हुआ है, लेकिन यह इजाफा अभी भी खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत कम है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में फीकस आमदन इस वक्त 4.5% है, भारत में 4.9% बढ़ी है, जबकि चीन में फीकस आमदनी में 7.5% का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी मुल्की मईशत से मुतालिक 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई माशी हालात में बेहतरी आई है और इसकी बड़ी वजह हुकूमत की पॉलिसीज, आईएमएफ के साथ कामयाब प्रोग्राम और बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मुल्क की ज़रूरी पैदावार में इजाफे ने भी इकनॉमिक टारगेट्स के हुसूल में अपना किरदार अदा किया है। माली साल 2024 के दौरान गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार और कपास की पैदावार में बहाली ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद कम होकर 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया, जिसकी वजह रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स में नुमाया ग्रोथ है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन इस वक्त आईएमएफ ने रख दी हैं, ये हम टैक्स इस्लाहात कैसे करेंगे? पहले तो टैक्स रेवेन्यू इस साल का वो टारगेट पूरा करना एक बड़ा मसला है। फिर ये जनवरी में कानून साजी होने जा रही है, जिसमें एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश होगी। आपकी नज़र में ये तमाम काबिल अमल हैं जो शराइत हैं आईएमएफ की? मेरा ख्याल जी, हमने 2 आर्टिकल्स मैंने और शायद कारदार ने डॉन में लिखे हैं, आपने शायद देखे होंगे। हमने इस पे कमेंट किया है कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो माजी की तरह का प्रोग्राम है, इसमें कोई नई चीज़ बहुत कम है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि आईएमएफ कोई नजूमी नहीं है, ना मैं कोई नजूमी हूँ। नजूमी दुनिया में कोई नहीं होता। ये जो हदफ रखना है और आगे को प्रेडिक्शन करना है, ये एक इंडिकेटिव चीज़ें हैं, नजूम नहीं है। तो हम आईएमएफ की प्रेडिक्शन को सीरियसली लेते हैं, हुकूमत की प्रेडिक्शन को, वो गलत बात है, पहले नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जब आप हदफ कोई रखते हैं तो हदफ के पीछे, जैसे कि अगर मैंने किसी चीज़ का निशाना लगाना है, मेरे हाथ में बंदूक तो हो ना, तो बंदूक ही नहीं तो क्या करूँगा, मैं निशाना क्या लगाऊंगा? हवाई फायर तो नहीं कर सकता। तो आईएमएफ के पास क्या तरीकेकार है काम करने के? वो टैक्सेस लगा रहे हैं, बार बार टैक्सेस गलत बात है। टैक्स की पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, रोज बदलनी नहीं चाहिए, रोज हुकूमत को छापे नहीं मारनी चाहिए टैक्स की मत में। हमें टैक्स की पॉलिसी स्टेबल बनानी है। इसके अंदर बहुत बड़ा पेपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरी चीज जो आईएमएफ की है, आईएमएफ ने अभी इस इकोनॉमी को डीरेगुलेट तो किया नहीं, जो आईएमएफ ने सोवियत यूनियन वगैरह में किया 1990 में। इस पे आज हमने पेपर लिखा पूरा कि जी आईएमएफ डीरेगुलेट क्यों नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, अभी तक बीसी रेट्स फिक्स होते हैं, जमीन की कीमत पे भी, आपकी आलू प्याज की कीमत पे डीसी रेट फिक्स होती है, डीसी को डंडे लगाया जाता है, तुम कीमत कंट्रोल करो। ये तो सोवियत यूनियन ने खत्म कर दिया था, आईएमएफ ने खत्म कराया था 1990 में। उस वक्त वहाँ था, आईएमएफ में था, मैंने जाके चेकोस्लोवाकिया में खत्म करवाया था। तो ये निज़ाम हमारा, डीसी रेट फिक्स करने का तो निज़ाम खत्म कर दें। तीसरी चीज, जो हमारा पूछ-गिछ का निज़ाम है, जो हमारा तोड़ छोड़ का निज़ाम है कि जी किसी को अरेस्ट कर लो, किसी कुछ कर लो, किसी कुछ कर लो, वो भाई खुदा के वास्ते ये काम तो छोड़ेंगे। आप तरीके से चले, लोगों को गालियां देने का, हसद का निज़ाम है हमारा, किस बंदे ने पैसे बना लिए इसको, ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़, आईएमएफ जितने मर्जी हदफ लगाए दिए, वो जो हमारा सबसे बड़ा हदफ है जो बनना चाहिए, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम अमीर मुल्क नहीं है,
1.9% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर है। आपको ना ग्रोथ रेट 1.5% है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.3 या 2.4 है। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से तो हमारी ग्रोथ रेट कम से कम दुगनी होनी चाहिए। अगर दुगनी नहीं है, मैं तो कहता हूँ तिगनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो कहते हैं ना, क्लोज बट नो सिगार, नो सिगार, फायदा कोई नहीं है। अगर हमारी ग्रोथ रेट 2% है, 2% तो पॉपुलेशन से नहीं चाहिए, हमें ग्रोथ ऊंची चाहिए। जब ग्रोथ ऊंची किस तरह आएगी? एक ही तरीके से आएगी, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 8% GDP है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मिला के तकरीबन 12-13%। 12-13% तो इन्वेस्टमेंट न होने के बराबर। हमने हिसाब लगाया इस्लामाबाद में 122 रेगुलेटरी एजेंसीज, ये क्या कर रही है भाई? क्यों है 122 रेगुलेटरी? क्यों नहीं खत्म हो सकती? आपके पास अभी तक माजी के जमाने के, भुट्टो के जमाने के चीजें पड़ी हैं, TCP पड़ी है, 1000 चीजें पड़ी हैं जो काम ही नहीं करती, उनको बंद करें। तो पुराने प्रोग्राम, युग के जमाने के प्रोग्राम अभी तक चल रहे हैं, उनको बंद करें। हम बात करते हैं मार मार के हमने गवर्नमेंट का इदारे बंद करने, जिसको कहते हैं राइट साइजिंग। अभी तक आज तो कुछ नहीं है, एक बंदा निकाला नहीं गया। आप एक बंदा निकालते भी अच्छा वापस बहाल कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े मसले हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। हर सेक्रेटरी के पास 5 गाड़ी होनी है, हर सेक्रेटरी के पास 2-3 घर होने हैं, बिजली का बिल भी मुफ्त होना है, हर जज के पास भी ये होना है, हर जनरल के पास भी होना है। फिर ये इतने तो खर्चे नहीं हम बर्दाश्त करते। हाँ, टैक्स खींची जाए। जहाँ हमें ये एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, वहीं जो इस वक्त SOEs का एक ओवरऑल खसारा बढ़ रहा है, जिस पर IMF को भी तशवीश है कि प्राइवेटाइजेशन की सूरत में वो उसको कम किया जा सकता है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो कोशिश है। PIA अभी तक नहीं प्राइवेटाइज हो पा रही है। पिछले 7-8 सालों में कोई एक भी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर सके हैं। वो नई एक तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जाती है। तो ये इसमें क्या कॉम्पिटेंसी का इशू है, इंटेंशन का इशू है? ये ताखीर क्यों होती जा रही है? बिल्कुल कॉम्पिटेंसी का इशू है। आप एक सेक्रेटरी बिठा देते हो, उसको को प्राइवेटाइज करें। देखें कि हर चीज जो है, बिजली का निजाम वहां भी सेक्रेटरी बिठाते हैं, कहते प्राइवेटाइज करो। शाम को वो होता है एग्रीकल्चर का, सुबह प्राइवेटाइजेशन का, रात को बिजली का। यार ऐसे तो निजाम नहीं चलता, दुनिया एक्सपर्ट से चलता है। आपका प्राइवेटाइजेशन के एक्सपर्ट्स कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, आपका प्राइवेटाइजेबल चीज क्या, ये भी बता दे। PIA में क्या वैल्यू है? कोई हमें बैलेंस शीट तो दिखाए PIA को, बताया उसमें वैल्यू क्या है। PIA में आप वैल्यू जमीन की रह गई है, बल्कि हर चीज में जमीन की वैल्यू रह गई। बिजनेस मॉडल PIA का चल नहीं सकता, और बिजनेस मॉडल अगर चलाना है, जिसको देना है उसने सारा स्टाफ फायर करना पड़ेगा। क्या आप स्टाफ फायर करने देंगे? अगर नहीं फायर करने देंगे तो उसका काम नहीं चल सकता। तो फिर वो कौड़ी के दाम ले, क्यों ले वो? दूसरी चीज स्टील मिल में तो बिजली मशीनरी बहुत पुरानी हो गई है, जंक है। अब आपको जमीन ही बेचनी है, पर जमीन पे लोगों ने कब्जा किया और घर बने हुए वहां। तो मतलब ये है कि ये चीजें हमें जरा बारीकी से देखनी है। ऐसे नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होगा, ये प्राइवेटाइजेशन का ये काम नहीं कि मेरे पास ये टिश्यू का डब्बा है मैं बेच दूंगा, ये असल काम नहीं है। टिश्यू के डब्बे में लोग गिनेगा कि टिश्यू कितने हैं। तो आप खुदा के वास्ते जरा सोचें प्राइवेटाइजेशन। नंबर 3, जो बिजली का निजाम है, जो खसारे हो रहे हैं। खसारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर जगह आपने सरकारी मुलाजिम लगाए हुए हैं, हर जगह आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज कोई नहीं रखी हुई, आपने सिर्फ सरकारी निजाम, सेक्रेटरीज का निजाम चलाया हुआ है। देखिए सेक्रेटरीज माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं, ये नहीं कि बुरे बंदे हैं, बट PIA चलाने के लिए टेक्निकल थे, स्टील मिल चलाने के लिए टेक्निकल थे। अब बिजली पे आ जाए, बिजली का निजाम क्या? बिजली का निजाम सबसे बिगड़ा हुआ है। एक नेपरा है जिसको अपना काम नहीं आता, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जिसको काम नहीं आता। वो IPP साइन करते हैं, क्यों करते हैं? IPP जो साइन करता है उससे आप पूछते नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जनाब हमने सब्सिडी दे दी है, रातों रात सब्सिडी दे देनी है, अनाउंस कर देना है कि जी हमने अब इतने रुपए कम कर देना, उतने रुपए। ये हुकूमत का काम ही नहीं होता। बिजली की कोई बात आ गई जो पहले कह रहा था कि प्राइसिंग हुकूमत का काम नहीं है। प्राइसिंग दुनिया में भी खत्म कर दी है। जब IMF का सबसे बड़ी गलती है, IMF ने इस चीज को हाथ नहीं डाला। IMF सोचते हैं हर चीज टैक्स से खत्म हो जाएगी। फिर IMF ने एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज हमारी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। फिर IMF ने एक और चीज के हमारे टैरिफ्स इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं बन रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।